अब हम लोग आते हैं यूनिट सेल के हाइट पर। ये जो यूनिट सेल का हाइट है वो कैसे निकालेंगे, समझिएगा यहाँ पॉइंट्स। मैंने क्या बताया था, ये जो तीन स्फेयर हैं एम एन और क्यू, इनके सेंटर को मिलाएंगे, क्या बनेगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। और पी और आर के सेंटर को मिलाएंगे, ये जो लाइन है पी आर, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के ठीक बीच से सेंटर से पास करेगा। और पी आर एम एन और क्यू पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यही पॉइंट इधर फिगर से यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये तीन स्फेयर बना दिए गए, एक है एम, दूसरा है एन और तीसरा कौन है, क्यू। ध्यान दीजिएगा, एम एन और क्यू। एम का सेंटर, एन का सेंटर, क्यू के सेंटर, इन तीनों के सेंटर को मिला दिए। तो ध्यान दीजिए, ये एम का सेंटर, ये एन और क्यू का सेंटर। तो एम एन और क्यू के सेंटर को मिला दिए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ये बताइए, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितने के बराबर, तो आर के बराबर। ये भी डिस्टेंस बताइए कितने के बराबर, आर। तो ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, उसका साइड का लेंथ कितने के बराबर, तो 2r के बराबर। ये बिल्कुल ठीक सेंटर, इक्विलेटरल ट्रायंगल का बिल्कुल ठीक सेंटर यहां से ठीक बीच से निकालिए। और ये है कौन हम लोग का, तो ये है ये कौन है, तो ये है P। यहां ठीक बिल्कुल बीच से निकालते हुए नीचे लेकर जाइए, यहां कौन है हम लोग का, तो ये है हम लोग का R। ये हम लोग का कौन है, R है। अब ध्यान दीजिए, ये बिल्कुल इमेजिन करना, और यहां पर ये भी ध्यान में रखना है फिगर में क्लैरिटी के लिए। देखिएगा यहां पर मॉडल को एक बार साथ साथ देखते चलिए। ये एम एन और क्यू, ये पी और आर। पी एम एन क्यू के साथ टच में है। यहां पर देखिए सर पी तो ऊपर में है, वो तो क्लैरिटी के लिए दिखाया गया है। ये पी जो है याद रखिएगा इन तीन के साथ टच में, वैसे ही नीचे में आर, ये भी इन तीन के साथ क्या है, टच में है। तो ये नीचे में जो आर है वो इन तीनों के साथ टच में है। लेकिन मेन पॉइंट क्या है, ये जो ट्रायंगल है एम एन और क्यू, और ये जो लाइन है पी आर लाइन इस ट्रायंगल के ठीक बीच से पास करा और उस पर परपेंडिकुलर है। चलिए इसी पॉइंट को मैं आगे निकाल रहा हूं। मैं एक ट्रायंगल दिखा रहा हूं, एक ट्रायंगल मैं दिखा रहा हूं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल एम एन और क्यू, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाया गया। इसका ठीक सेंटर, सेंटर से एक परपेंडिकुलर ऊपर की ओर, ये है पी, और एक नीचे की ओर कौन है हम लोग का, आर। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहां से यहां ये मिला दिए, ये हो गया ओ। तो ये जो ओपी है, ओपी और ओएम एक दूसरे के बिल्कुल क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। कैसे, समझिए इस चीजों को। यहां पर जैसे मैं बोलूं कोई एक प्लेन, यही बोर्ड का प्लेन, ठीक है ना। अब इस बोर्ड पर ये मैं एक ऐसे परपेंडिकुलर ये खींच देता हूं, ये पेन को देखिएगा परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, ये पेन परपेंडिकुलर है। अब यहां से इस प्लेन में ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन, कोई भी लाइन है। अब इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, तो देखिएगा ये जो पेन है और ये लाइन और इस पेन के बीच का एंगल 90 डिग्री का। वैसे ये जो लाइन है और ये पेन के बीच का एंगल 90 डिग्री का। ये लाइन और ये पेन के बीच का एंगल कितने का, 90 डिग्री का। तो ऐसे ही समझिए एम एन और क्यू एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्लेन था, ओपी इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है। तो एम एन और क्यू एक प्लेन, उस प्लेन पर ओपी परपेंडिकुलर। तो ओ से कोई भी लाइन इस प्लेन में खींचेंगे, ओ एम, ओ एन, ओ क्यू, तो ओपी उस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ध्यान दीजिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। ये एक बोर्ड एक प्लेन है, एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं ओ। अब इस पॉइंट से कई लाइन खींचे गए, तो ये सारे लाइन कहां है, बोर्ड के प्लेन में ही हैं। ये सारे लाइन बोर्ड के प्लेन में है।
अब ये बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर हमारा पेन है, तो ये जो पेन है बोर्ड के पेन के, ये जो पेन है बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, मैं नाम दे देता हूँ, ये कर देता हूँ P, ये कर देता हूँ Q, ये R, ये S, ये T, ये U, ऐसे। अब ये बताइए ये पेन बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, तो OP पेन के परपेंडिकुलर, OU पेन के परपेंडिकुलर, OR प्लेन के परपेंडिकुलर, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। ये बताइए ये जो लाइन है PR, ये PR लाइन इक्विलैटरल ट्रायंगल के ठीक बीच से पास किया है और इक्विलैटरल ट्रायंगल पर परपेंडिकुलर है, तो इस प्लेन में जो भी लाइन लेंगे, OM ले ले, OL ले ले, OQ ले ले, वो OP के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब ये बताइए यही जो पॉइंट है O है, तो यहां से देखिए यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ये P से लेकर R तक का डिस्टेंस वो था C के बराबर। अभी भी ये फिगर मैंने नहीं मिटाया है, ये है P से लेकर R तक का डिस्टेंस कितने के बराबर, C के बराबर। देखिए यहां पर फिगर P से लेकर R तक का डिस्टेंस C के बराबर, तो यहां पर है सेंटर O, तो O से P का डिस्टेंस कितने के बराबर, C/2 के बराबर। तो O से लेकर P का डिस्टेंस C/2 के बराबर। चलिए तो ये हम लोग का OP, ये जो डिस्टेंस है OP, ये डिस्टेंस कितने के बराबर है, तो C/2 के बराबर है। तो ये हम लोग निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, हम लोग OP निकालना है। OP निकालने से पहले हम लोग क्या निकाल लें, OM निकाल लें। तो OM कैसे निकालेंगे, पहले इतना फिगर आप लोग उतारिए, स्पेस कम है, हमें लगता है कि इधर के फिगर की अब कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस फिगर को अब मैं मिटाता हूँ। इस फिगर की अब कोई ज़रूरत नहीं है, ये फिगर मिटा दिया जाए। अब सारा इधर के फिगर से ही हम लोग काम करेंगे। चलिए तो हम लोग अब आते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में। इक्विलैटरल ट्रायंगल में आते हैं, यही हम लोग का इक्विलैटरल ट्रायंगल है MN और Q। ये उसका सेंटर क्या था, O से M, ये डिस्टेंस हम लोग को निकालना है। तो ये बताइए इक्विलैटरल ट्रायंगल से के सेंटर से O से M को मिलाएंगे, इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। तो O से MN पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल को बाइसेक्ट कर देगा, ये R और ये कितना, R के बराबर, ठीक है ना। तो O से MN पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, MN को बाइसेक्ट कर दिया, कितना, R और R के बराबर, और ये एंगल 30 डिग्री का है। तो ये एंगल हम लोग का 30 डिग्री का है, ये एंगल 30 डिग्री का। cos 30 डिग्री बराबर बताइए, cos 30 डिग्री बराबर कितना, तो cos 30 डिग्री बराबर R डिवाइडेड बाई क्या आएगा, OM आएगा। और cos 30 डिग्री कितने के बराबर होता है, तो √3/2 के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग का OM निकलेगा, OM बराबर कितना, तो 2R डिवाइडेड बाई √3। चलिए तो ये OM निकाल लिए। अब हम लोग एक ट्रायंगल सेपरेट कर रहे हैं, यहाँ से देखिएगा POM, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल सेपरेट कर रहे हैं। तो एक ट्रायंगल यहाँ से निकाल रहे हैं, ये है PO, ये है OM, और PM को मिला दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिए ये ऐसे मिला दें, तो ये जो निकलेगा, ये एंगल पर ध्यान दीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल निकलेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल किधर निकाला जा रहा है, ये P, ये O और ये M, ऐसे इसको मिला दिए। OP ये C/2 के बराबर है, OP जो है कितने के बराबर, O से P C/2 के बराबर, और OM हम लोग निकाल चुके हैं। OM कितना है हम लोग का, 2R डिवाइडेड बाई √3। PM, P और M के बीच का डिस्टेंस निकाला है। ध्यान से देखिए, मॉडल से निकलेगा, मॉडल से ध्यान से देखकर बताइएगा। इसको देखिए और खुद से देखकर बताइए। ये है MN और Q, MN और Q, ये है P। तो ये बताइए
ये P ये M, तो ये दोनों तो आपस में टच में है, P और Q टच में है, P और N टच में है, तो यहां से देखकर बताइए ये P जो है वो MnQ के साथ टच में है। मॉडल को देखिए, P जो है MnQ के साथ टच में है, तो इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना 2r, इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना 2r। तो जब दो स्फीयर टच में होंगे तो उन दोनों के सेंटर का बीच का डिस्टेंस 2r के बराबर, तो P और M आपस में टच में है, तो P और M आपस में टच में है, तो इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना 2r, ये 90 डिग्री का। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को यूज करें, तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करने पर c/2 बराबर कितना आ जाएगा, तो 2r का होल स्क्वायर माइनस 2r/√3 का होल स्क्वायर, इसका क्या कर देंगे हम लोग स्क्वायर रूट। तो हम लोग c/2 बराबर सोल्व करें तो कितना आ जाएगा 4r² माइनस 4r² डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर रूट। अब इसको सोल्व कीजिए, 12r² माइनस 4r², 8r², उसको सोल्व करेंगे हम लोग तो फाइनल आंसर जो आएगा वो मैं दे रहा हूं, c/2 बराबर 2√2r डिवाइडेड बाई √3, ये आ गया c/2, ठीक है ना। जब हम लोग का c/2 निकल गया तो c/2 बताइए, c/2 हम लोग का निकल चुका है, तो जो हम लोग का c/2 निकल गया तो c हाइट ऑफ द यूनिट सेल कितने के बराबर, तो देयरफॉर c बराबर कितना आ जाएगा, डबल कर दीजिए 4√2r/√3। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना है, c भी याद रखना है, c/2 भी याद रखना है। क्यों, तो अपने कॉपी में फिगर देखिए, मैं इधर का फिगर मिटा चुका हूं। दो लेयर के बीच का डिस्टेंस, ए लेयर और बी लेयर, टॉप लेयर और मिडिल लेयर के बीच का डिस्टेंस कितना था, c/2। तो c/2 इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव लेयर्स, दो कंजिक्यूटिव लेयर के बीच का डिस्टेंस c/2 कितना, तो 2√2r/√3। ये जो यूनिट सेल का जो हाइट हम लोग निकाले हैं, जो डेरिवेशन किए हैं, दोबारा इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा, हाइट वाला, हाइट निकालने वाला जो डेरिवेशन है दोबारा देखिएगा। मैं यहां पर कुछ नहीं है, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम है। मैं फिर से पॉइंट को रिपीट कर देता हूं, M और N और Q ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका साइड का लेंथ कितना 2r के बराबर, इस पर PR परपेंडिकुलर है, ये फिगर दिखा दिए। M N और Q ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, इस पर PR परपेंडिकुलर, और कहां से पास हो रहा है, तो सेंटर से पास हो रहा है, साइड का लेंथ 2r के बराबर, ये 2r के बराबर, ये 2r के बराबर, ठीक है ना। अब ये जो हम लोग का OP है वो इस ट्रायंगल पर परपेंडिकुलर है, तो OM और OP एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होंगे। O से M का डिस्टेंस निकालना था, ये ट्रायंगल ले लिए M N और Q, O से MN पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, MN को बाइसेक्ट कर देगा, तो ये हो गया R, ये एंगल को भी बाइसेक्ट किया, कितने का 30 डिग्री का, cos 30 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्री यूज की, यहाँ से OM निकल गया 2r/√3। अब एक ट्रायंगल यहां से हम लोग निकाले MPO, ये देखिए मेरा फिंगर घूम रहा है, पेन जैसे जैसे मैं घुमा रहा हूं, OPMO, ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल, OP कितने के बराबर, c/2 के बराबर, OM निकाल चुके हैं, तो यहां पर देखिए OP c/2 के बराबर, ये है OM, और P और M 2r के बराबर, 2r के बराबर क्यों, तो P M N और Q तीनों के साथ टच में था। मैं फिर से दिखाता हूं, ये P इन तीनों के साथ टच में है, तो ये बताइए ये दोनों टच में, तो डिस्टेंस कितना 2r के बराबर। पाइथागोरस थ्योरम का यूज किए, यहां से क्या निकल गया, c/2 निकल गया, दो लेयर के बीच का डिस्टेंस निकल गया, और डबल कर दिए तो क्या आ गया, c आ गया, हाइट ऑफ द यूनिट सेल। पैकिंग फ्रैक्शन निकालने से पहले हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, यूनिट सेल का हाइट, तो ये हम लोग का यूनिट सेल का हाइट होगा, यूनिट सेल का हाइट कितने के बराबर, c के बराबर।
तो ये हम लोग सी निकाल चुके हैं, यूनिट सेल का हाइट निकाल चुके हैं। अब हमें यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालना है। तो ये देखिए ये फिगर, यूनिट सेल का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो ये एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, ये भी एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, ये एंगल 120 डिग्री का है। तो हमें यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालना है। अपना मैथमेटिक्स यूज़ कीजिए, कैसे निकालेंगे? तो ये जो रेगुलर हेक्सागोन है उसका एरिया निकालेंगे और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें रेगुलर हेक्सागोन, ये जो हेक्सागोन है इसका एरिया निकालना है और इसका एरिया निकालने के बाद हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो रेगुलर हेक्सागोन का एरिया निकालने, सब ये एंगल, ये जो परपेंडिकुलर है सब 90 डिग्री का, तो रेगुलर हेक्सागोन का एरिया निकालेंगे और उसे हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो तब यूनिट सेल का वॉल्यूम निकलेगा। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल के वॉल्यूम की बात करें तो ये कितना आएगा? तो एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इनटू हाइट ऑफ यूनिट सेल के हाइट से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं रेगुलर हेक्सागोन के एरिया पर। ये जो रेगुलर हेक्सागोन है उसका एरिया निकालना है। तो आते हैं कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, कैसे निकालेंगे समझिएगा मॉडल से। ये मॉडल, ठीक है ना, इस मॉडल पर ध्यान दीजिए। ये जो कॉर्नर वाले स्फेयर हैं इनके सेंटर को मिला दे, कॉर्नर वाले स्फेयर के सेंटर को, ये कॉर्नर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, तो कॉर्नर वाले स्फेयर के सेंटर को मिला देंगे, क्या बनेगा? रेगुलर हेक्सागोन। उसी रेगुलर हेक्सागोन का क्या निकालना है? एरिया निकालना है। और ध्यान दीजिए ये अलोंग द एज वाले बॉल क्या है? टच में है। ये भी अलोंग द एज वाले बॉल क्या है? टच में है। तो आते हैं हम लोग निकालते हैं। चलिए एक रेगुलर हेक्सागोन दिखा दिया गया, ठीक है ना। ध्यान से देखिए मैं फिगर को कैसे बना रहा हूँ, फिगर का ही सारा खेल है। एक बॉल इस सेंटर पर ऐसे टच में करते हुए, दूसरा बॉल यहाँ पर ये टच में करते हुए, तीसरा बॉल यहाँ पर टच में करते हुए, चौथा बॉल यहाँ पर टच में करते हुए, पांचवा बॉल यहाँ पर टच में करते हुए, छठा बॉल यहाँ पर टच में करते हुए। तो ये 6 बॉल हो गए कहाँ? हेक्सागोन के कॉर्नर पर। और एक बॉल कहाँ है हम लोग का? मिडिल में है। थोड़ा फिगर गड़बड़ हो गया, फिगर गड़बड़ हो गया। चलिए हम लोग फिगर को दूसरे तरीके से बनाते हैं, दूसरे तरीके से बनाते हैं। फिगर को इधर बनाते हैं। ये एक बॉल बना दिया गया, ये हम लोग का हेक्सागोन का सेंटर है। दूसरे तरीके से फिगर को बनाइए, और फिगर हमेशा पेंसिल से बनाइएगा। भाई मेरे पास तो ऑप्शन है, बोर्ड पर अगर हमारा फिगर गलत होगा मैं तुरंत इसको मिटाकर दूसरा फिगर बना दूंगा। पेन से फिगर नहीं बनाना है, पेंसिल से बनाना है। कोई एरर हुआ आप लोग उसे मिटाकर फ्रेश कर सकते हैं, कॉपी गंदा नहीं करना है। चलिए दूसरा बॉल एक दिखा दिया जाए। ये दूसरा बॉल, ये हम लोग का तीसरा बॉल, ये कॉर्नर वाले हैं, ये चौथा बॉल। चलिए कॉर्नर वाले सब दिखा दिए जा रहे हैं। हाँ अब ठीक है फिगर। ये हेक्सागोन के कॉर्नर वाले बॉल हैं, तो ये बॉल का सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर, इन सेंटर को हम लोग मिला दें तो इस सेंटर को मिला देंगे, क्या निकलेगा? एक रेगुलर हेक्सागोन बनेगा। ये हमें इसी रेगुलर हेक्सागोन का क्या निकालना है? एरिया निकालना है। ध्यान दीजिए अब, ठीक है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस r के बराबर, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये डिस्टेंस भी कितने के बराबर? r के बराबर, फिर ये डिस्टेंस कितने के बराबर? r, ये भी डिस्टेंस कितना r। तो ये बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ये कितने के बराबर हो गया? 2r के बराबर। फिर ऐसे बोले ये डिस्टेंस, ये दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितने बराबर? 2r के बराबर।
तो ये A है, A बराबर 2R, इसको B बोल देते हैं, B बराबर 2R। तो हम लोग समझ गए भाई, ये हेक्सागोन का साइड का लेंथ A 2R के बराबर, ये हेक्सागोन का साइड का लेंथ B, ये भी कितने के बराबर, 2R के बराबर। तो A बराबर B, B बराबर 2R, A बराबर B, B बराबर 2R, और C कितना आया था, तो 4√2R डिवाइडेड बाई √3 आया था। अब इसको देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, A और B बराबर है, लेकिन वो C के बराबर नहीं है। चलते हम लोग इस रेगुलर हेक्सागोन का एरिया निकालने जा रहे हैं। ये सेंटर लिए और सेंटर से सारे कॉर्नर को मिला दिया गया, सारे कॉर्नर को मिला दिया गया। चलिए अब देखिए, यहां से सेंटर से सारे कॉर्नर को मिला दिए, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल निकले हैं। एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये। गौर से देखिए, ये हेक्सागोन के सेंटर से कॉर्नर को मिला दिए, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल निकला है, जिसका साइड का लेंथ 2R के बराबर है। तो एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन का एरिया, तो भाई 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा 6 इंटू √3/4। 2R का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 6√3R स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन का एरिया आ गया, कितना आ गया, 6√3R स्क्वायर। अब हम लोग आते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल के वॉल्यूम पर। तो हम लोग का एरिया निकल गया है 6√3R स्क्वायर इंटू हाइट, तो हाइट कितना, 4√2R डिवाइडेड बाई √3। तो ये हम लोग का √3 कैंसल आउट हो जाएगा। इधर हम लोग निकाल लें वॉल्यूम ऑफ HCP यूनिट सेल, का वॉल्यूम, यहां से देखें कितना आएगा, 24√2R³, 24√2R³। ये बिल्कुल याद रखना है, ये एग्जाम में डिराइव करने नहीं जाएंगे। एग्जाम में अगर पूछ दिया HCP यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होता है, तो HCP यूनिट सेल का वॉल्यूम 24√2R³ होता है। चलिए आप लोग उतारिए इतना। हम लोग आते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। अब पैकिंग फ्रैक्शन आप लोग खुद से निकाल सकते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर में चले जाएं, पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालना है, न्यूमरेटर में वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो एक एक करके रखिए, न्यूमरेटर में वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो एक यूनिट सेल में इफेक्टिव 6 पार्टिकल, एक पार्टिकल का वॉल्यूम 4/3πr³। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। आपके सामने लिखा हुआ है यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना, तो 24√2R³। इसको सॉल्व कीजिए, पैकिंग फ्रैक्शन जो निकल कर आएगा पाई डिवाइडेड बाई 3√2, ये हम लोग का आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.74। इसका मतलब HCP में 74% स्पेस ऑक्यूपाइड है और 26% स्पेस खाली है, देयरफॉर 74% स्पेस इज ऑक्यूपाइड and 26% स्पेस इज वैकेंट। तो 74% स्पेस ऑक्यूपाइड, 26% स्पेस वैकेंट है। ये जो हम लोग का स्ट्रक्चर जो पढ़ रहे हैं FCC से कुछ बातें मैच कर गया। क्या क्या मैच किया, ध्यान दीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर FCC और HCP में कितना, 12। पैकिंग फ्रैक्शन भी दोनों जगह कितना, 12। तो ध्यान दीजिए
FCC उसका दूसरा नाम था CCP और ये HCP, इसका पूरा नाम पढ़िए, क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग, क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग। इसका पूरा नाम पढ़िए, हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग। तो क्लोजेस्ट पैकिंग स्ट्रक्चर है, मैं एक इन जनरल स्टेटमेंट बता रहा हूं, एक इन जनरल स्टेटमेंट, इसके प्रूफ पर आगे चल कर आएंगे। कैसा भी क्लोजेस्ट पैकिंग स्ट्रक्चर हो, नेचर में अगर बोला जाए तो नेचर में क्लोजेस्ट पैकिंग स्ट्रक्चर दो एग्जिस्ट करता है, एक क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग, दूसरा हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग। लेकिन अगर हमसे इमेजनरी बनाकर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इमेजनरी बोला गया कि क्लोजेस्ट पैकिंग अरेंजमेंट है, क्लोजेस्ट पैकिंग अरेंजमेंट बोला गया है क्वेश्चन में, कोई जरूरी नहीं है कि वो क्यूबिक ही हो या हेक्सागोनल ही हो, कोई इमेजनरी भी बनाकर दे दे। तो हमेशा ध्यान में रखिए, किसी भी क्लोजेस्ट पैकिंग अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होता है और पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा, 74%, बशर्ते सारे स्फीयर, सारे पार्टिकल्स आइडेंटिकल होने चाहिए और वॉइड में कोई भी स्पेस फिल किया हुआ नहीं होना चाहिए। तो इन एनी क्लोजेस्ट पैकिंग अरेंजमेंट कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 12 और पैकिंग फ्रैक्शन कितना, 74%, बशर्ते स्फीयर्स या पार्टिकल्स आइडेंटिकल होने चाहिए और वॉइड में कुछ भी फिल किया हुआ नहीं होना चाहिए। अब हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है जो कि हम लोग पहले से जानते हैं, लेकिन इनको एक बार पढ़ लें। इन एनी क्लोजेस्ट पैकिंग अरेंजमेंट, किसी भी क्लोजेस्ट पैकिंग अरेंजमेंट में जाइए, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, तो मैक्सिमम 12 होता है और पैकिंग फ्रैक्शन कितना, 74%, बशर्ते कंडीशन है इफ ऑल द पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल एंड नो वॉइड इज फिल्ड, वॉइड को फिल नहीं करना है। तो किसी भी क्लोजेस्ट पैकिंग, चाहे वो क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग हो, हेक्सागोनल हो या कोई इमेजनरी भी हो, पैकिंग फ्रैक्शन मैक्सिमम 74%, कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम 12 होता है, बशर्ते पार्टिकल्स आइडेंटिकल होने चाहिए, वॉइड में कुछ भी फिल किया हुआ नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग प्रूफ कर चुके थे। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंजुगेटिव लेयर कितने के बराबर, वो c/2 के बराबर था। तो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंजुगेटिव लेयर वो था हम लोग का c/2 और वो कितना आया था, तो 2√2 r/√3।